वेजिटेबल कस्टर्ड। आज की कहानी है तालों का शहर कहे जाने वाले हमारे अलीगढ़ की, जहां प्रदीप जी और सुमित्रा जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में 2 बेटे, बहुएं और पोते पोती भी हैं। एक बेटी भी है जिसकी शादी के बाद अब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि फ्री इंसान को ही सबसे ज्यादा काम होता है। सुमित्रा जी, कहाँ हैं आप? सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। सुमित्रा जी हाथ में पूजा की थाली लेकर आती हैं। अब आपकी तरह तो हम है नहीं कि सुबह से न कोई काम करना न पूजा पाठ करना, बस नहा धोकर इसी कुर्सी पर बैठ जाना और शाम तक यहीं बैठे रहना। शांत शांत सुमित्रा देवी, शांत। यहाँ बैठो जरा और ये देखो क्या क्या लिखा है इसमें। अरे उनका काम है तो लिखेंगे, और जाने दो मुझे। अरे कितने लोग पूरे देश में हर रोज सिर्फ और सिर्फ गलत खाना खाने की वजह से मर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो, आप फिर से शुरू हो गए। इतना कहकर सुमित्रा जी चली जाती हैं। यहाँ किचन में दोनों बहुएं पूरे जोश से काम करने में लगी हुई हैं। अरे जल्दी से करेले का जूस बना दे, वरना पापा जी की आवाज अभी आती होगी। तभी प्रदीप जी की बड़े जोर की आवाज आती है। अरे घड़ी पूरे 9:30 बजा रही है, मेरा करेले का जूस कहाँ है? ले, हो गया ना वही काम जिसके लिए मैं कह रही थी। ले और जल्दी से जा। श्रुति, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसकी जेठानी निधि उसे इस घर के रूल्स सिखा रही हैं। श्रुति जल्दी से करेले का जूस लेकर अपने ससुर जी के सामने जाती है। छोटी बहू, अभी तुम्हें वक्त का पाबंद बनना है। देखो ये जूस मेरे तक आते आते घड़ी में 9:35 हो गया। जी पापा जी। इतना कहकर श्रुति किचन में आ जाती है। मिल गया ना सुबह सुबह भाषण। अरे भाभी यार, अब कैसे इतने सालों से रह रही है? यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती हैं। दोपहर होते ही बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं। मम्मा आज खाने में क्या है? अरे सोनू भैया, आप ही कमाल करते हैं। इस घर में घिया तोरई के अलावा कुछ बनता है क्या? तभी उनके दादाजी प्रदीप जी आ जाते हैं। अरे बच्चों, क्या तुम जानते नहीं कि घिया तोरई हमारे लिए कितने फायदेमंद है? इससे हमारे शरीर को संपूर्ण आहार मिलता है। हाँ दादाजी। लाओ निधि बहू, आज क्या बनाया है खाने में? जी पापा जी, बस अभी ले आई। ये लीजिए आपकी ये भरवा तोरई की सब्जी, ये घिया के पराठे और ये टिंडे की कढ़ी। देखो बच्चों, कितना बढ़िया खाना है। इससे अच्छा खाना किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता। दोनों बच्चे बिना कुछ कहे मुंह बनाकर खाने लगते हैं। आखिर कहने से कुछ होने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे अपने दादाजी को। सुमित्रा जी फोन पर अभी बेटी पूजा से बात कर रही है और प्रदीप जी वहीं बगल में बैठे बैठे अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्या बनाया आज बिटिया रानी? बस मम्मी, आज बच्चों के लिए पास्ता और पतिदेव के लिए सैंडविच बनाया। बड़े ही दिनों से बना नहीं पा रही थी, ऊपर से आज संडे था तो सोचा चलो आज ही बना लेती हूँ। हाँ भाई, अब पास्ता तो बच्चों को बड़ा ही पसंद होता है। अब बच्चों के मन का भी कभी कभी बनाना पड़ता है। क्या पास्ता? मेरी बात कराओ जरा पूजा से। लाओ इधर, लाओ फोन जरा। सुमित्रा जी माथा पीट लेती है। अरे ये कहाँ फंस गई? पूजा, तुम मेरी बेटी होकर भी आज तक ये नहीं समझ पाई कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं? अरे बच्चों को कद्दू, लौकी, तोरई, टिंडे, करेले, गाजर, मटर, ये। हाँ पापा, मैं समझ गई, ये सब खिलाऊं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? क्यों आप पूरी सब्जी मंडी गिना रहे हैं? अरे तो फिर तुम क्यों बच्चों को पास्ता बनाकर खिला रही हो? अब जल्दी से उन्हें घिया का सूप बनाकर दो, जिससे वे जल्दी से वो पास्ता पचा सके। ठीक है पापा, तो फिर आप जल्दी से फोन रखो, तभी तो मैं उनको घिया का सूप दे पाऊंगी। हाँ जल्दी से बना दो, और थोड़ा सा नींबू भी डाल देना उसमें। जी पापा, रखूं फोन? फोन रखते ही पूजा राहत की सांस लेती है। प्रदीप जी बड़े ही खुश होते हैं कि उनकी बेटी अब सूप बनाएगी और पिएगी। वहीं दूसरी तरफ उनकी खुशी इस बात के लिए भी थी कि अब उनको नई डिश याद आ गई। छोटी बहू जरा इधर तो आओ। ससुर जी की आवाज सुनकर श्रुति आती है। जी पापा जी, आपने बुलाया? बहू, मैं ये कह रहा था कि जरा आज मेरे लिए ना लौकी का सूप बना दो, बड़े दिन से पिया नहीं, और थोड़ा ज्यादा ही बनाना, जिससे सब लोग एक एक गिलास भरकर पी सके। ठीक है पापा जी। श्रुति किचन में जाकर लौकी का सूप बनाने में लग जाती है। तब तक शाम के खाने का समय हो जाता है और घर के सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। श्रुति बहू, सूप कहाँ है? पापा जी अंदर है, अभी खाना खा ले फिर दे दो। भाई सूप को खाने से पहले सबको पीना चाहिए,
लाओ सभी के लिए एक एक गिलास भरकर ले आओ। भैया आज कहाँ फंस गए? अरे यार छोटे, मुझे तो बड़े ही जोरों की भूख लगी है, मुझसे तो खुद से सूप नहीं पिया जाएगा। तब तक श्रुति सूप का पतीला लेकर आ जाती है। अरे मुझे पहले एक चपाती खा लेने दो, फिर मैं पीऊंगी। ऐसा कैसे सुमित्रा जी? जिस चीज का जो तरीका है उसे वैसे ही फॉलो करना चाहिए। पहले सूप फिर चपाती। वैसे आज खाने में क्या है निधि बहू? पापा जी आज तोरई की सब्जी और आलू की सब्जी, चपाती, रायता और सलाद है। अरे आलू क्यों बनाया है, इसकी क्या जरूरत थी? बल्कि तुमको पालक की सब्जी बना लेनी चाहिए थी। पापा जी वो रोज बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाना चाहते, इसीलिए आलू बनाया है। कम से कम खाना तो खा ले। अरे तुम आज के मम्मी पापा भी ना। आओ बच्चों इधर आओ। देखो अब तुम सब, मैं कैसे इन बच्चों को घिया तोरई खिलाकर दिखाता हूँ। प्रदीप दोनों बच्चों को अपने पास बिठा लेते हैं और उनको जबरदस्ती मुंह में निवाला खिलाने लगते हैं। बच्चे भी अपने दादाजी से कुछ नहीं कह पाते और मुंह बना बना कर खाना खाने लगते हैं। ये तो हुई बच्चों की बात। अब प्रदीप का ध्यान सबके सूप के ग्लास पर जाता है। अरे ऋषभ, राहुल, तुम लोगों का ग्लास अभी तक ऐसा का ऐसा ही रखा है। चलो जल्दी फिनिश करो, फिर खाना भी तो शुरू करना है। सुमित्रा तुम क्यों इतनी शांत बैठी हो? अरे जी मुझसे नहीं पिया जाएगा ये। देखो भाई, पीना तो पड़ेगा ही। और निधि, श्रुति, तुम्हारा सूप कहाँ है? निधि और श्रुति किचन में से ही हंसते हुए जवाब देती हैं। हाँ पापा जी, हम दोनों यहाँ पी रहे हैं। अरे भाभी कोई तो फायदा होना चाहिए ना, पूरा दिन किचन में घुसे रहते हैं। चलो कम से कम कुछ तो फायदा हुआ आज। अब जैसे तैसे सब सूप फिनिश करते हैं और फिर खाना शुरू होता है, लेकिन किसी से ठीक से खाना खाया नहीं जाता। उधर निधि और श्रुति अपने पतियों को चिढ़ा चिढ़ा कर खाना खा रही थी। अब जैसे ही प्रदीप जी उठकर डाइनिंग टेबल से जाते हैं, तुम लोगों ने सूप नहीं पिया ना? नहीं भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने पिया ना, वो भी पूरा एक एक ग्लास। श्रुति आंखें घुमाकर बोल रही थी। श्रुति को ऐसे देखकर राहुल की हंसी छूट जाती है। चलो आज तो बच गए तुम लोग, लेकिन अब आगे बचने नहीं देंगे हम। यहाँ सुमित्रा जी का तो सूप पीकर ही पेट भर गया था, जिससे वो बिना रोटी खाए रूम में पेट पकड़े लेटी हुई थी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने खाना भी नहीं खाया? अरे भला हो इस आदमी का, मैं तो थक गई हूँ अब इसको झेलते झेलते। अरे घिया का सूप, वो भी गिलास भरकर, ये भी कोई बात होती है क्या? अरे तुम्हें पसंद है तो तुम पियो ना, पतीला भरकर पियो, पर पूरे परिवार को क्यों परेशान करते हो? श्रुति अपनी सास के मुंह से ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मी जी ये क्या, यहाँ तो आप भी परेशान हैं। हम सब सोचते थे कि हमसे ही अकेले नहीं खाई जाती ये घिया तोरई, लेकिन यहाँ तो आपका भी हाल बेहाल है। हाल बेहाल नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे कभी तो मन करता है कि कुछ और बनाकर खाया जाए, लेकिन नहीं, इस आदमी के सर पर तो जैसे भूत सवार हो गया है। ऊपर से रिटायरमेंट के बाद 1 मिनट के लिए घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई चुपके से भी नहीं बना सकता। श्रुति सासू माँ के मुंह से ये सब सुनकर अब ये समझ गई थी कि सासू माँ उसी की साइड है। अब बस उसे इंतजार था तो सही समय का। अभी भी ससुर जी का वही टिंडे, तोरई, घिया, करेले वाला कार्यक्रम चल ही रहा था। तभी एक दिन निधि की ननद पूजा का फोन आता है। हाँ पूजा दीदी, कैसी हैं आप? अरे पूरी गर्मी की छुट्टियां निकल जाएंगी, तब आएंगी क्या? अब तो करा लो टिकट। अरे भाभी आपके मुंह में घी शक्कर, बस यही बताने के लिए कॉल किया था कि मैं बस कल ही यहाँ से निकलूंगी। आज ही तत्काल में मेरे टिकट हुए हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। इस बार तो श्रुति को भी आपका इंतजार है। इस बार 2-2 भाभियों की सेवा मिलेगी। अरे ऐसी भाभियां किस्मत वालों को मिलती हैं, मैं सच में बहुत लकी हूँ। अच्छा भाभी माँ को बता देना मैं आ रही हूँ। जी दीदी बिल्कुल, अब बस जल्दी से आ जाओ, बच्चों से मिले हुए भी बड़ा टाइम हो गया। पूजा के आने का समाचार सुनकर सब घर में बड़े ही खुश थे। सब उसके आने के लिए अपने अपने तरीके से वेलकम की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं प्रदीप जी भी अपनी बेटी के लिए बिजी थे। दीदी बहू आज पूजा आ रही है तो क्या बन रहा है उसके लिए खाने में? पापा जी दाल चावल सब्जी रोटी शाही पनीर, और अब बच्चों के लिए नूडल्स बनाने का सोच रही हूँ, जिससे वो खुश हो जाएंगे। अरे बहू कैसी बातें करती हो तुम? नूडल्स बच्चों के लिए जहर होता है। नहीं, नूडल्स बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को भी दाल चावल रोटी करेले की सब्जी खिलाना और शाही पनीर बहुत ऑयल में बनता है। जरूरी था क्या वो भी बनाना? अरे उसकी जगह करेले बना लेती, मटर बना लेती, लेकिन तुम लोग हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है पापा जी, करेले और घिया बना लेती हूँ। तब तक पूजा अपने बच्चों सिया और गुड्डू को लेकर आ जाती है। मामी मामी हम आ गए,
सोनू भैया और पिंकी दीदी कहाँ है? आगे मेरे बच्चों, आओ आओ, यहाँ जल्दी से हवा में बैठो, बाहर बहुत गर्मी में से आए हो ना। तब तक सोनू और पिंकी भी सिया और गुड्डू से मिलने के लिए बाहर आ जाते हैं और चारों साथ में खेलने लगते हैं। इधर घर के बाकी लोग जोर जोर से बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बना है आज? ये तो अपनी मामी से पूछ कर आओ, वही बताएंगे आज हमारे सिया और गुड्डू के लिए स्पेशल क्या है खाने में। तब तक निधि खाने के डोंगे लेकर बाहर आती हुई दिखती है। भाभी क्या है आज खाने में? दीदी, दाल, रोटी, चावल, घिया की सब्जी, करेले की सब्जी, शाही पनीर। क्या भाभी, कुछ अच्छा बना लेती आप? तब तक प्रदीप जी भी वहां आते हैं। क्यों, इस खाने में क्या बुराई है? चलो फटाफट बच्चों को बुलाओ और यही खिलाओ। अब ना तो सिया और ना ही गुड्डू ने कुछ खाया और उनको देखकर आज पिंकी और सोनू भी भूख हड़ताल पर उतर गए। प्रदीप जी जैसे ही खाना खाकर अपने रूम में जाते हैं, वैसे ही पूजा बच्चों से कहती है, अच्छा बच्चे सुनो, आज मैं तुम सबके लिए वेजिटेबल मैगी बनाती हूँ, ओके? हाँ बुआ प्लीज, लेकिन हमारे घर में तो मैगी है ही नहीं। हाँ, दादाजी हमको कभी नहीं खाने देते। अरे रे, दुखी ना हो मेरे प्यारे बच्चों, बुआ हूँ मैं तुम्हारी, साथ में लाई हूँ मैगी। ये सुनकर बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और मैगी बनने की तैयारियां जोरों शोरों पर होती है। यहाँ पिंकी सोनू हॉल में बैठे बैठे अपने दुख सुना रहे थे। गुड्डू भैया, क्या आप लोग रोज मैगी खाते हो? नहीं, रोज नहीं, रोज मैगी खाना अनहेल्दी होता है, लेकिन मम्मा हम लोगों को वीक में एक बार देती है। अरे एक बार तो मिलती है कम से कम, यहाँ तो हम लोगों को खाए हुए न जाने कितने साल हो गए। बच्चों की ये बातें सुनकर किचन में खड़ी पूजा, निधि और श्रुति हंस रही थी। भाभी, वैसे तो पापा शुरू से ही हेल्दी फूड के लिए कहते थे, लेकिन इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ दीदी, अब पहले से ज्यादा हो गया पापा जी का ये हेल्दी फूड का प्रेशर। लेकिन आप भी समझती हो, बच्चे हैं तो इनको भी कभी कभी तो ये चाहिए ना। हाँ बिल्कुल भाई, बच्चे रोज रोज ये घिया तोरई नहीं खा सकते, इनको कभी आलू भी चाहिए, कभी सैंडविच भी। दीदी और मुझसे पूछिए, मैंने तो कभी शादी के पहले ये हरी सब्जियां खाई नहीं थी, मेरा क्या हाल हुआ होगा सोचो तो। श्रुति की ये बात सुनकर निधि और पूजा जोर जोर से हंसने लगते हैं। लाओ, इन बच्चों को पहले ये दे आती हूँ, बेचारे भूखे हैं सुबह से। पूजा चारों बच्चों को अच्छे से प्लेट में मैगी लगाकर देती है। जैसे ही बच्चे खाना शुरू करते हैं और वैसे ही प्रदीप जी आ जाते हैं। अरे ये किस चीज की खुशबू मेरे नाक में आ रही है? आखिर अब खाना बनने के बाद क्या बन रहा है इस घर में? बच्चों के हाथ में मैगी देखकर प्रदीप जी भड़क जाते हैं। अच्छा, अब मेरे सामने तुम लोगों की नहीं चली तो तुम लोग चोरी छिपे बनाने लगे हो। ले जाओ यहाँ से ये मैगी। ये सुनकर चारों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। नहीं नाना जी, मुझे मैगी खाना, हम नानी के यहाँ एंजॉय करने आते हैं। प्लीज दादू खाने दो ना प्लीज। अरे आप भी कमाल करते हो, बच्चे कितने प्यार से कह रहे हैं, उनकी तरफ तो देखो जरा आप। ये मैगी किसने बनाई है? निधि, श्रुति, दोनों यहाँ आओ। इन्होंने नहीं पापा, मैंने बनाई है। और बच्चे हैं पापा, खा लेने दो ना, कभी कभी तो खाते हैं। हाँ खा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आज लौकी का जूस पीना पड़ेगा इसको खाने के बाद। चारों की शक्ल देखने लायक हो जाती है, लेकिन मैगी के आगे वो जूस के लिए हाँ कह देते हैं। अब घर की चारों महिलाएं अपना दुख दर्द बांटने के लिए एक साथ बैठी होती हैं। मम्मी पापा को क्या हो गया है, अचानक से इतना ज्यादा क्यों हरी सब्जी करने लगे हैं? अरे मैं तो खुद ही दुखी हूँ बेटा, तुम मुझसे क्या पूछ रही है? श्रुति से ही पूछ। उस दिन मुझे 1 गिलास भरकर लौकी का सूप पिलवा दिया, फिर जो मेरे पेट में दर्द हुआ बस पूछो मत। निधि, पूजा और श्रुति जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा मम्मी, पापा की कुछ तो कमजोरी होगी ना, आज हम लोग बड़ी बारीकी से उसी पर बात करते हैं। अपने दुश्मन को हराना है तो उसकी शक्तियों पर नहीं, उसकी कमजोरी पर वार करो वत्स। अरे कुछ ना पूछो, पूरा दिन घिया तोरई टिंडे करेले बस यही करते रहते हैं, वरना पहले तो कुछ मीठा भी खाते थे, यानी गर्मी के दिनों में कुछ ठंडा भी लेते थे। हाँ मम्मी, मुझे मीठा और ठंडे से याद आया, पहले पापा मालपुआ पसंद करते थे ना, और इन गर्मी के दिनों में तो पापा को कस्टर्ड हर रोज चाहिए होता था। तो फिर क्या है दीदी, बनाते ना आज पापा जी के लिए। अरे मेरी भोली भाभियों, आप भी ना, प्लान सुनो दोनों, अपने कान इधर लाओ।
शाम को पूरा घर मालपुए की खुशबू से महक रहा है। वाह सुमित्रा, आज क्या बन रहा है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है? हाँ जी, जो आप सोच रहे हैं वही है। आय हाय हाय, फिर जल्दी से ले आओ ना। अभी नहीं जी, पहले सबको आ जाने दो। ऋषभ और राहुल भी आते ही होंगे। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। सबको मालपुआ परोसा जाता है, लेकिन प्रदीप जी को नहीं। अरे मेरा हिस्सा कहाँ है भाई? लीजिए पापा आपका करेले का जूस। अरे ये क्या, सब खाए मालपुआ और हम करेले का जूस पिया? पापा, आपकी हेल्थ के लिए चीनी ठीक नहीं है। ऊपर से आटा है पापा, उसे देशी घी में सेका है, ग्लूटेन भी और ऑयली भी। ना पापा ना। वाह माँ, आज तो मजा आ गया, एक और दो ना। अरे कुछ भी हो माँ, तुम्हारे हाथों का टेस्ट आज भी वही है। प्रदीप जी गुस्से में उठकर चले जाते हैं। बाकी सब हंसने लगते हैं। अगले दिन लंच में, लो बच्चियों, आज तुम्हारी मामी ने तुम्हारे लिए कस्टर्ड बनाया है, देखो कितना टेस्टी है। हाँ बुआ, ये तो बहुत बढ़िया है। सो यम्मी मम्मा। कस्टर्ड की आवाज प्रदीप जी के कानों में भी जाती है। निधि बहू, जरा सा कस्टर्ड मेरे लिए भी ला दे, बड़े दिनों से नहीं खाया। जी पापा जी। निधि कस्टर्ड लाती है और जैसे ही प्रदीप जी मुंह में रखते हैं पूरा बाहर निकाल देते हैं। अरे राम राम, ये क्या है? घिया टिंडा करेला कौन डालता है कस्टर्ड में? और बिल्कुल भी मीठा नहीं है। पापा जी, मुझे लगा आपको सब्जियां ज्यादा पसंद है ना, तो मैंने फ्रूट्स की जगह वही डाल दिया। कुछ गलती हो गई क्या पापा जी? तुम लोग मुझे मारना चाहते हो क्या? तभी सुमित्रा और पूजा भी आते हैं। यही तो हम इतने दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप सुनते ही नहीं थे। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये बच्चे छोटे हैं, इन्हें सब खाने दो, बस इनकी वर्कआउट का ध्यान रखो और ज्यादा एक्सेस में ना खाए उसका भी। ठीक है भाई, समझ गया मैं तुम लोगों की बात। अच्छा, अब तो मेरा अच्छा वाला कस्टर्ड ले आओ जल्दी से। प्रदीप जी का कस्टर्ड आता है और वो जल्दी जल्दी सारा चट कर जाते हैं। अब मुझे मालपुए कब मिलेंगे सुमित्रा जी? ये सुनकर समझते लगते हैं। देख बेटा, इस लड़की की फोटो कितनी सुंदर है ना, मैंने इसे तेरे लिए पसंद किया है। नहीं नहीं देवर जी, आप इस लड़की की फोटो देखिए, ये बहुत ही सुंदर और सुशील है। आप दोनों की जोड़ी एकदम फिट जमेगी। अरे बहू तू चुप कर, जो लड़की मैंने जतिन के लिए पसंद करी है वो ज्यादा अच्छी है। देख तो जरा कितनी प्यारी है। नहीं मम्मी जी, मेरी पसंद की हुई लड़की भी बहुत अच्छी है। एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा बोल। माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की फॉरेनर है। क्या कहा? फॉरेनर? क्या मतलब? माँ जी, विलायती, वो लड़की विलायती है। क्या कहा? विलायती? ना बाबा ना, ऐसी बहू मैं तो ना लाऊं अपने घर में। मुझे सब अच्छे से पता है कि विलायती बहुएं कैसी होती हैं। इन्हें ना तो घर का कोई काम आता है और ना ही ये हमारे रिवाजों को समझती है। माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो। देवर जी, आपको फॉरेनर की जगह कोई इंडियन लड़की पसंद नहीं आई क्या? माँ, मैरी ऐसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से समझती है। नहीं बेटा, मैं तेरी शादी उससे नहीं करवा सकती। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मैरी से, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर जतिन वहां से चला जाता है। जतिन तो जिद पर ही अड़ जाता है कि उसे सिर्फ मैरी से ही शादी करनी है। तब सुमन हार कर उसकी शादी मैरी से करवा देती है। जतिन, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। क्या आपके घर में सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ मैरी, तुम ज्यादा टेंशन ना लो। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ससु मॉम जी, गुड मॉर्निंग। ये लो, जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ ससु मॉम जी? अरे बहू, हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं चलता। यहाँ पर सास के पैर छूने होते हैं। ओके ससु मॉम जी, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैरी सुमन के पैर छूती है। ठीक है, अब जाकर मेरे लिए जल्दी से चाय बना कर ला। मॉम जी, चाय का मतलब? अरे मतलब टी, मेरे लिए भी एक कप बना देना। इसके बाद मैरी सबके लिए चाय बना कर लाती है। अरे ये क्या, इतनी काली चाय क्यों बना दी? दूध तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा। मॉम जी, ये ब्लैक टी है, ये विदाउट मिल्क बनती है। हमारे यहाँ मिल्क वाली टी ही पीते हैं।
ये तुम्हारे विलायती कानून यहाँ नहीं चलेंगे। हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे। मैंने पहले ही कहा था विलायती बहू हमारे घर के रीति रिवाज क्या समझेगी, पर कोई मेरी बात माने तब ना। वही तो मम्मी जी, मेरी पसंद की लड़की से शादी की होती तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। अरे भाग्यवान, तुम खामखा नाराज हो रही हो। छोटी बहू भी धीरे धीरे सब काम सीख जाएगी, जैसे हमारी बड़ी बहू ने सीख लिया है ना बहू। पर पापा जी, मुझे चाय अच्छे से बनानी आती थी। उसके बाद पलक मैरी से ही घर का सारा काम करवाती है। मैरी, अभी तुम जल्दी से घर की साफ सफाई कर लो, उसके बाद तुम्हें कपड़े भी धोने हैं। ओके सिस्टर जी, मैं अभी करती हूँ। अरे ओ बहू, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती? अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। यस सासू मॉम जी, मेहंदी तो लगी है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ना। हे भगवान। ना व्हाट सासू मॉम जी? अरे कुछ नहीं मैरी, ये बस एक कहावत है। कहावत? व्हाट कहावत सिस्टर जी? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, जाओ। इसके बाद मैरी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है। तभी वहां पर पलक आ जाती है। मैरी, तुम वॉशिंग मशीन यूज नहीं कर सकती। बट व्हाई सिस्टर जी? पर मैं सारे कपड़े कैसे वॉश करूंगी? तुम्हें हाथ से कपड़े धोने होंगे, नहीं तो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। पर वॉशिंग मशीन तो कपड़े धोने के लिए होती है सिस्टर जी। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ हमें हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। ओके सिस्टर जी, मैं भी सारे कपड़े हाथ से वॉश करती हूँ। उसके बाद रात हो जाती है और मैरी सभी के लिए खाना बनाती है। बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? ना तो इसमें कोई नमक मिर्च है, ना ही कोई मसाले। सही कहा मम्मी जी आपने, हमारे तो मुंह का सारा स्वाद खराब कर दिया इसने। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी सासू मॉम जी, बट मुझे ऐसा ही खाना बनाना आता है। हमारे कंट्री में सब लोग ऐसा खाना खाते हैं। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी बहू पल्ले पड़ गई। इसके राज में तो ढंग से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। मम्मी भाभी, आप दोनों मैरी से इस तरह बात क्यों कर रहे हो? वो अभी इस घर में नई है, धीरे धीरे वो घर के सारे काम सीख जाएगी। आप दोनों उसे प्यार से समझाइए ना। अरे वाह बेटा, इसका मतलब हम दोनों तेरी बीवी को परेशान कर रहे हैं। हाँ, बस यही दिन देखना बाकी था कि अब तू भी अपनी बीवी की साइड लेकर मुझे दोषी ठहरा रहा है। अरे तुम सारी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो भाग्यवान? जतिन ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है तुमसे। अजी आप तो चुप ही रहिए बस। इस विलायती बहू के चक्कर में हर कोई अब मेरे ही घर में मुझे ही गलत ठहरा रहा है। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। इतना कहकर सुमन गुस्से में वहां से चली जाती है। वाह देवर जी, बहुत अच्छा किया आपने। अब तो खुश है ना आप? रुकिए मम्मी जी, मैं भी आ रही हूँ। बेटा कोई बात नहीं, तू ज्यादा चिंता मत कर। मैं तेरी माँ से बात करके उसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है पापा, पर मुझे नहीं लगता कि मम्मी मानेंगी। सुमन की पड़ोसन सविता उनसे मिलने आती है। सुमन बहन, कैसी हो तुम? अरे बस ठीक ही हूँ। तब मैरी वहां पर उनके लिए चाय लेकर आती है और सविता के पैर छूती है। अरे वाह सुमन, तेरी छोटी बहू तो कितनी संस्कारी है। मैंने सुना था कि ये विलायती है, लेकिन इसके अंदर संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी सुंदर और संस्कारी विलायती बहू मिली है। हाँ, सही कहा तुमने। वो तो है आंटी जी, पर अभी मैरी को घर के काम भी अच्छे से नहीं आता, क्या बताए अब। अरे कोई बात नहीं बहू, ये भी तेरी तरह घर का सारा काम सीख जाएगी। अभी ये नई है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। जी आंटी जी। अच्छा, अब चलती हूँ मैं। थोड़ी देर बाद पलक अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाकर लेटी हुई थी। तब मैरी उसके पास आती है। सिस्टर जी, आपने अपने फेस पर ये क्या लगाया है? ये नेचुरल फेस पैक है, इससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। गुड गुड सिस्टर जी, फिर तो मुझे भी ये फेस पैक लगाना है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाकर लाती हूँ। उसके बाद पलक किचन में जाती है। यही अच्छा मौका है, अब मैं इसे सबक सिखाती हूँ। बहुत तारीफ कर रही थी ना आंटी जी इसकी, अब इसे पता चलेगा। पलक मैरी के फेस पैक में खुजली वाला पाउडर मिक्स कर देती है। ये लो मैरी, तुम्हारा फेस पैक, इसे लगा लो।
ओके सिस्टर जी। उसके बाद मैरी फेस पैक लगा लेती है। सिस्टर जी, मुझे फेस पर बहुत ईचिंग हो रही है। अरे कुछ नहीं मैरी, वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मजा आएगा। जब मैरी अपना फेस वॉश करती है तो उसका पूरा फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। अरे मैरी, ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ? सिस्टर जी ने मुझे नेचुरल फेस पैक दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हुई, उसकी वजह से ये हुआ। शायद मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। क्या कहा? पर उससे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अभी देख कर आता हूँ। उसके बाद जतिन जब किचन में जाकर वो फेस पैक देखता है तब उसे साइड में वो खुजली वाला पाउडर भी दिख जाता है, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। भाभी, ये सब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं देवर जी। आपने ये सब जानबूझकर किया है ना? आपने जानबूझकर मैरी के फेस पैक में ये पाउडर मिलाया था। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं देवर जी, ये सच नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है। बस बहुत हो गया, अब इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। अरे बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? आखिर बात क्या है? मम्मी, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। आप लोग मैरी को पसंद नहीं करते, इसीलिए आप सब उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार करते। चलो मैरी, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। नो नो, हम कभी भी नहीं जाएंगी जतिन जी। हम इस तरह सासू माम जी और सिस्टर जी को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यहाँ पर सबको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब से इस घर में आई हो तब से ये दोनों तुमसे घर का सारा काम करवाती है और भाभी खुद कोई काम नहीं करती। साथ ही वो हमेशा तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार करती है। ऊपर से उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे फेस पैक में ये पाउडर मिलाया, जिसकी वजह से तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो गया। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अरे बेटा, ऐसा मत बोल, तू इस तरह हमें छोड़कर मत जा। हाँ देवर जी, आप ऐसा मत कीजिए। नहीं मम्मी, बस बहुत हो गया। नो जतिन जी, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इन सब में सासू माम जी और सिस्टर जी की कोई गलती नहीं, बल्कि मुझे घर का काम करना आता नहीं, इसलिए वो मुझे समझाते हैं। बट मैरी। नहीं जतिन जी, मैंने कहा ना, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम सासू माम जी के साथ ही रहेंगे। मेरी की ये बातें सुनकर सुमन और पलक अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं। बेटा, हमें माफ़ कर दे। हमने हमेशा तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन उसके बाद भी तूने कभी पलटकर हमें जवाब नहीं दिया। हाँ मैरी, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इट्स ओके सासू माम जी एंड सिस्टर जी, मैंने आप दोनों को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से सुमन और पलक मैरी को कभी भी परेशान नहीं करते और उसे अपना लेते हैं। माँ के दिल को कोई और नहीं बल्कि एक बेटी ही अच्छी तरह से समझ पाती है। लेकिन क्या हो जब किसी की बेटी ही ना हो? 2 बेटे और ऊपर से इनका इतना कड़क स्वभाव। न जाने कब मुझे भी सुकून मिलेगा। लो, फिर शुरू हो गई तुम। सारा दिन बस घर का 4 काम करके फ्री हो जाती हो। सुन लो, कान खोल कर बोल रहा हूं, तुम या तो घर अच्छे से देख लो या फिर बता दो, क्योंकि पैसे कमाने का सुहूर तो रहा नहीं तुम्हें। कमाओ पत्नी के भरोसे लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तभी पड़ोसन चाची आती है। अरे क्या हाल है राधा? सच कहूँ तो तेरी हालत देखी नहीं जाती। जीवन भर सास ससुर की सेवा और उन लोगों के जाने के बाद अब ये 2 जवान बेटे और खूंसट पति को देख रही हो। क्या चाची, मजाक करते रहती हो? अरे खाना बनाने और खाना खाने के सिवाय करते ही क्या है ये? क्यों? तेरी सास से भी बुरे ताने बेचारी कितना सहती है। ऊपर से तू जो सारा दिन इसे पैसे ना कमाने की बातें सुनाता रहता है, तेरे बच्चों पर भी कोई असर नहीं होता। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। कैसी बात कर रही है चाची? ये जो है ना, बड़े आराम से रहती है। ये थोड़ी सी स्मार्ट होती ना तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। अच्छा, ये बताओ कि कैसी होती मैं, किसके जैसी बनती, बताइए ना। कैसी बातें करते रहते हैं। अरे तुम तो एक शब्द मत बोलो। मेरे बड़े भाई की बीवी यानी मेरी भाभी कितना कमाती है। वो लोग तो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। अरे मेरे छोटे भाई की बीवी, उसे देखो, कितनी ऊंची पोस्ट पर है, कितना अच्छा मकान ले लिया। अरे एक मैं,
अभी तक वही पापा के मकान में रहता हूँ, जिसका कब बंटवारा हो जाए कुछ नहीं पता। अरे पता भी नहीं कि माँ बाबूजी क्या वसीयत बना गए हैं। देख राजेश, तेरी बड़ी भाभी ने भी कमाना तब शुरू किया जब राधा आ गई। शादी के दूसरे दिन से तो इसके सर पूरी जिम्मेदारी थी, किसी ने नहीं देखी। बूढ़े सास ससुर की सेवा, जेठ देवर सबके लिए खाना पीना, कौन था इसके साथ? देखे चाची, उसकी कमी को ना उसकी महानता ना ही बताओ, इससे अच्छा तो नौकरानी ले आता। ये बोलकर राजेश तो चला जाता है, लेकिन राधा, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। अरे रो ना, तेरे रोने के दिन गए। तेरे बड़े बेटे आदित्य के लिए लड़की ढूंढ कर लाई हूँ, खूब अच्छी लड़की है। तभी आदित्य आ जाता है। अच्छा चाची ठीक है, पर ये तो बताओ कि कमाती कितना है? ये तो नहीं ना कि माँ की तरह निठल्ली है, हाँ? माँ चल जल्दी से खाना लगा, भूख लग रही है। राधा बेटी की बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन करे क्या, बेटा सही तो बोल रहा है। अरे निठल्ली ही तो है। वाह, जो निठल्ली है ना, बस एक दिन बैठ जाए फिर समझ में आएगा। बेटा कमाती है बहुत अच्छा, मुझे तो लगता है शायद तुझसे भी अच्छा। खैर, दोनों पक्षों की बात होती है, मामला जम जाता है और घर पर आ जाती है मीरा। अरे सासू माँ कहाँ गई? सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे कर रही होगी कुछ घर के लिए, कौन सा देश की अर्थव्यवस्था संभाल रही है। मीरा को बेटे के मुंह से माँ के लिए ऐसी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन नई नई बहू क्या बोलती। वो सोच ही रही होती है कि सास आ जाती है। ले बहू चाय पी ले, ऑफिस में तू क्या ले जाएगी बता दे, मैं बना दूंगी। अरे कैसी बात करिए माँ जी, आप क्यों बनाएंगी? अरे आपको खाने में क्या पसंद है बताइए, मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम थक जाओगी, आदत है इनकी, वैसे भी करती ही क्या है, और ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम नौकरी वाली हो। हूँ तो क्या घर का काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। चलिए माँ जी। अब ये क्या, जो सास अकेले सारा दिन सबका सुनकर खट रही होती है, उसका हाथ बटाने उसकी बहू आ जाती है। फिर एक रोज, देखो मैं देख रहा हूँ तुम दिन पर दिन मुटाती जा रही हो, ना कोई काम ना कोई धाम। अरे कैसे करूंगा मैं मैनेज अकेला? कैसे मैंने घर चलाया है मैं ही जानता हूँ। बेटे के कमाने के बाद भी मुझे कमाना पड़ रहा है। कहीं कल को इस घर का सारा हिस्सा माँ पापा बड़े और छोटे भाई के नाम ही ना कर गए हो। तुम जैसे डफर को देखकर तो यही किया होगा। बहू ससुर की बात सुन लेती है कि कैसे वो सास पर चिल्ला रहे होते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। तो वहीं सास भी देख लेती है कि बहू की निगाहें उसे ही देख रही है। आज पहली बार किसी बाहर वाले के सामने बेइज्जती सास बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कमरे में जाकर बैठ जाती है और शांत हो जाती है। बहू जब सास के पास जाती है तो सास खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। मेरे साथ पिछले 30 साल से हो रहा है बहू, मुझे तो इसकी आदत हो गई है। लेकिन माँ जी, आप कोई काम क्यों नहीं करती? जब पापा और बच्चे सभी चाहते थे तो। कैसे करती बेटा, शादी के बाद बुजुर्ग और बीमार सास ससुर की जिम्मेदारी देकर जिठानी तो निकल गई। कुछ वक्त बाद ही दोनों बच्चे हो गए। अब घर देखूं या फिर नौकरी। ठीक है माँ जी, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, बोलिए अब क्या करना चाहती हैं? सास को पहली बार किसी का साथ मिलता है तो वो खुश हो जाती है। मैं कुछ नहीं, वैसे किसी ने मुझसे ये पूछा नहीं। मैं माँ जी, अब मैं आपके साथ हूँ। पिताजी ऐसे ही हमेशा आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। अगले रोज बहू की छुट्टी होती है। दोनों सास बहू बैठकर चाय पीती हैं, फिर निकल जाती है कहीं दूर। बहू पता है, मैं सिलाई का काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ। कुछ दिनों तक इन सबके कपड़े मैं खुद ही सिलती थी। कहती थी बाजार से लेकर आई हूँ। घर का काम काज खुद करके पैसे भी बचाए हैं। अरे वाह माँ जी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, आपके ही बचाए पैसे से आपके लिए कोई काम खुला जाए। सास बहू घर के पास ही एक दुकान खरीद लेती हैं। कुछ सास के पैसे, कुछ बहू के। उसे तैयार करके सास के हाथ में चाबी रखकर बहू कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपका खुद का काम करिए। और हाँ, मेरे कपड़े भी अब आपकी बुटीक से ही आएंगे। अब तो सास काफी बिजी हो जाती है। एक दिन, यह क्या है राधा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें घर की कोई चिंता ही नहीं है।
ना वक्त पर खाना, ना चिंता घर की। वो मैं बुटीक में। हाँ पता है, बुढ़ापे में काम शुरू करके न जाने कौन से बड़ी बिजनेस वुमन बनने की कोशिश कर रही है। ससुर सास की बेइज्जती किए जा रहा था, तभी बहू आ जाती है। पापा जी माफ करिएगा, लेकिन माँ को कुछ बोलने से पहले ये देखिए, ये ताऊ जी ने भेजा है, कहा है उनको और चाचा को इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ससुर कागज खोलते हैं जो प्रॉपर्टी का होता है, और उसमें ससुर के पिता की चिट्ठी लिखी होती है। ससुर चिट्ठी पढ़कर राधा को गले लगा लेता है। अब क्या लिखा है चिट्ठी में? यही माँ जी कि उनकी मछली बहू के नाम वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, क्योंकि जब सबने साथ छोड़ा तो माँ ने उनका साथ दिया। हाँ पापा, आज माँ की एक बार की कमाई ने हम सबको वो दे दिया जिसके लिए हमें सारा जीवन लगाना पड़ता, हमारा अपना मकान जो कि करोड़ों का है। आज के समय में तो हम इसे लेने की सोच भी नहीं सकते। सास बहू को गले लगा लेती है। आज जो सम्मान तूने दिलाया है ना बेटा, उसकी बात तो तय है कि माँ को बिटिया ही समझ सकती है, चाहे वो बेटी के रूप में हो या बहू के रूप में।